अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। इस वक्त मुल्क में कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप की तश्कील और आम इंतखाबात की तारीख के साथ साथ चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद उनकी कानूनी जंग मौजूए बहस बनी हुई है। एक तरफ चेयरमैन PTI अटक जेल में सजा काट रहे हैं और आज ही तोशाखाना केस में अपनी सजा के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिस पर कल से बाकायदा समाअत होनी है। और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में कल बहुत बड़ी तब्दीली का दिन है। मुल्क में नून लीग की मखलूत हुकूमत कल ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद ऐलान कर दिया है कि कल सदर मुमलिकत को लिख कर भेज दूंगा कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। आज वज़ीर आज़म ने GHQ का अलविदाई दौरा भी किया, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात भी की। और असम्बली तहलील होने के बाद मुल्क में निगरान हुकूमत होगी, जिसके लिए मुशावरत का अमल जारी है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अभी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मुशावरत जारी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत करके एक नाम फाइनल करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि मेरे 3 नाम 90% फाइनल हो गए हैं। कल वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अभी तक मेरी वज़ीर आज़म साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। कल उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस हों। मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तो आपके 3 नाम फाइनल हो गए हैं? बस तकरीबन 90% फाइनल हो गए हैं। दोनों रहनुमा अगर असेंबली टूटने के 3 दिन के अंदर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसके पास भी मजीद 3 दिन होंगे। और इत्तफाक़ी राय ना होने की सूरत में फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, जिसके पास 2 दिन होंगे। यानी ये सारा अमल ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फैसला लंदन से आएगा। मनपसंद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। मैं उनको 2 फरीक समझता नहीं हूँ, एक ही जान के 2 गालिब हैं। वो फैसला करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसला वो भी नहीं करेंगे, फैसला लंदन से आएगा। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त तक है। वक्त से पहले असम्बली तहलील होने की वजह से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 60 के बजाय 90 दिन मिल जाएंगे। इसके अलावा हफ्ते के दिन मुश्तरका मफादात काउंसिल ने इत्तफाक़ी राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे और नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 4 महीने दरकार होंगे। यानी असेंबली टूटने के 90 दिन गुजरने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 1 महीना मजीद चाहिए होगा। ताहम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कह दिया है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। बस एक क्लियर कट सीधा सवाल आपसे, क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। जैसे ही ये हल्का बंदी का अमल जो आईनी तकाजा है ये मुकम्मल होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। हुकूमत खुद कह रही है कि 90 की जगह 120 दिन में भी नहीं बल्कि उससे आगे भी टाइम जाएगा और 2023 में इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके एलामिया के मुताबिक चेयरमैन PTI का मनसब ता हयात बानी चेयरमैन के पास रहेगा। इजलास में मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। इंतखाबात को इल्तवा का शिकार करने की हर कोशिश की भरपूर कानूनी और सियासी मज़ाहमत पर इत्तफाक हुआ है। एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात हर सूरत में 90 रोज़ा आइनी मुद्दत में मुनक़िद करना होंगे। इजलास में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने और तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने की हर कोशिश के खिलाफ मज़ाहमत करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ का ये सख्त मौक़िफ़ है, जबकि खुद चेयरमैन PTI इस वक्त तोशाखाना केस में जेल में कैद हैं और वहीं से अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहे हैं और साथ ही कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। कल से तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ उनकी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है, जिसके लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है। जबकि कल ही चेयरमैन PTI को 1 इजलास की फराहमी और उनकी अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत मुकर्रर है। आज इब्तिदाई समाअत करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए थे और उनकी दरख्वास्त पर नंबर लगवा दिया था। आज दौरान समाअत वकील शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन PTI की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी अदालत में पेश किया और फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेलों के हवाले से रूल्स दस्तियाब हैं। तो चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि जो कानून और कायदा होगा वो बता दीजिएगा, उसके मुताबिक ऑर्डर कर दूंगा।
एक चीज़ जहन में रखें कि जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे, जो वकला मिलना चाहते हैं वो बता दें, इस लिहाज से ऑर्डर कर देंगे। इसके बाद अदालत ने अपने हुक्मनामे में अटक जेल के हुकाम को चेयरमैन पीटीआई के वकला बैरिस्टर उमैर नियाजी, शेर अफजल मरवत और नईम हैदर पंजोता को जेल मैनुअल और कवानीन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई तक रसाई देने की हिदायत की है। अब इस मामले पर कल भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत मुकर्रर है, लेकिन दूसरी जानिब सवाल अहम हो गया है कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनकी अपील पर किस हद तक और कितने अरसे में रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि कल से उनकी अपील पर भी समाअत शुरू होनी है। इस हवाले से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड केस की पेशरफ्त तकरीबन इसी नौयत की रही है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को 2018 के इलेक्शन से तकरीबन 3 हफ्ते पहले यानी 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में एहतसाब अदालत ने सजा सुना दी थी और इस सजा में यह बात बड़ी अहम थी कि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज लगाया था, उसके बाद यह सजा हुई थी, जिसके बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज 13 जुलाई को लंदन से वतन वापस पहुंचे और उन्हें लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद 16 जुलाई को नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया, जिस पर अगले ही दिन इब्तिदाई समाअत तो हुई, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अगली समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी और एहतसाब अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में रहे और इस दौरान 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हो गए और फिर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बना ली, जिसके बाद 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मुल्जिमान की सज़ा को मुअत्तल कर दिया और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। यानी सज़ा मुअत्तल हो गई लेकिन नाअहली कायम रही और यूं नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2 माह 6 दिन तक जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। बाद में केस आगे चला और अपील का मामला चलता रहा। लिहाजा अब देखना यह है कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर कोई रिलीफ मिलता है तो उसमें कितना वक्त लगता है, जबकि कल मुल्क में इंतहाई अहम तब्दीलियां होनी है। ये सबसे अहम सवाल है कि कल कौमी असम्बली तहलील होने के बाद मुल्क की बागडोर किसके हाथ में होगी और कितने अरसे के लिए होगी। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है ये तो पता चल गया कि कल के बाद आपकी हुकूमत नहीं होगी, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, मगर वज़ीर आज़म ने अभी भी कहा है कि शॉर्टलिस्ट नहीं किया किसी को कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। क्या खुद वज़ीर आज़म को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को पता है, या फिर जो राजा रियाज साहब नाम देंगे उसने बन जाना है क्योंकि वो कहीं और से आया होगा और वही निगरान वज़ीर आज़म होगा? क्या होने जा रहा है? Raya Saab is equally important in this process. He is leader of the opposition. और कानूनन और आइन के मुताबिक जो है उनसे मुशावरत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अगर डेडलॉक हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन चला जाएगा जो है सिलसिला। लेकिन मेरे नहीं ख्याल के डेडलॉक होगा। कल शाम तक जो है ना ये हमारी 15 महीने की जो हुकूमत है उसकी ये एक खासा रहा है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर रहा है कि हमारे सारे मसले जो है ना वो आखिरी वक्त पे जाके तय होते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि कोलिशन में 12 लोगों को इकट्ठा करना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक उनका जो कंसेंसस क्रिएट करना, दैट्स ए हरकुलियन टास्क। मगर ख्वाजा साहब, ये आपकी कोलिशन का मसला है या फिर कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट है कि अब 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो पता नहीं कब तक होंगे? अगर पता नहीं कब तक होंगे तो बंदा तो कम से कम अपना हो, बजाय इसके कि उन्हीं का दिया हुआ हो। डॉक्टर हफीज शेख साहब का नाम आ रहा है, कि इस वजह से मसला हो रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वजह से मसला हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो भी आपकी बात दुरुस्त है, जो भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा वो लाजमी तौर के ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी का सेटअप है इस वक्त हमारे कॉन्फिडेंस का आदमी होगा ना। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो 3 महीने की, या अगर 3 महीने से बढ़ती है गवर्नमेंट जो है 4 महीने की होती है, 5 महीने में होती है, कोई ऐसी बात करें वो जिससे जो है वो जो क्या कहते हैं you are rattled, you know, the government is rattled, the process is rattled। ये मेरे नहीं ख्याल कि इस किस्म का वो रिस्क लिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कल तक शाम तक हो जाएगा। मगर ख्वाजा साहब, ये एक मसला तो रहेगा ना कि थोड़े दिन पहले तक इसहाक डार साहब कह रहे थे कि जो उन्हीं के नाम गर्दिश कर रहे हैं जिन्होंने मईशत को यहाँ तक पहुँचाया, और डॉक्टर हफीज शेख साहब पर हिंट कर रहे थे, फिर डार साहब का खुद का नाम आया, फिर उसका डिनायल आया। आपने सबसे पहले कहा कि तो मुनासिब ही नहीं होगा, सेल थ्रू नहीं करेगा, मगर अभी भी आपके कुछ रहनुमा कह देते हैं कि जी अभी भी ऑन कार्ड्स है जहाँ तक इसहाक डार साहब का नाम है। वज़ीर आज़म बहरहाल इस हवाले से नहीं लगता कि लग रहा है कि इसहाक डार साहब की तरफ सूरत हाल जा रही है। तो
हफीज शेख साहब या कोई और नाम होगा तो क्या वो राजा रियाज साहब की तरफ से प्रपोज होगा और वजीर आजम ने मान लेना, ऐसा होगा? आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो मैं ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यू नो, बड़ी अच्छी हमारी कोऑपरेशन रही है पिछले 15 महीने में ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट की, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी बड़े आराम से जो है कंसेंसस हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नाम जितने आ रहे हैं हो सकता है, मैं वैसे मेरा गेस है कि डार्क हॉर्स जो है ना वो ना बन जाए, यू नो, जिसका कोई नाम भी ना हो और वो एकदम आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े ख्वाहिशमंद बहुत लोग हैं, बड़े ख्वाहिशमंद हैं, यू नो, लोगों की जो है रालें टपक रही हैं कि जी हमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और ये ज़्यादा जो मेरा अंदाज़ा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और ऑब्वियसली लोग जो सुन रहे हैं कि ये जो लोगों का ख्याल है ना कि ये लंबा चलेगा, तो ये लंबा जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं झूठा लेना, ये जो है वो सवारी जो है ये लंबी होगी, इसलिए जो है लोग ज़्यादा कीन है, ज़्यादा यू नो, दे आर मोर कीन एंड मोर एम्बिशियस। तो और ख़ासब ये अहम बात है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि 2023 में इलेक्शन नहीं दिख रहे उन्हें, यानी कि 90 भी दिन नहीं, 120 दिन भी नहीं, 150 दिन के बाद जी कुछ आपको जो है ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता, मैं जो मैं आप बात करने लगा हूँ इसका आर्गुमेंट मैं पब्लिकली नहीं दे सकता। देखिए, मुझे ये कभी उम्मीद है कि जो इलेक्शंस जो है ना वो वेरी अर्ली इन 2024 तक हो जाने चाहिए मैक्सिमम। 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने के आगे जाने के चांसेस मौजूद हैं, जनवरी में हो जाएंगे। तो ये 2 महीने 2.5 महीने की बात है। वी विल गो इनटू सेनेट इलेक्शंस इन मार्च विद a new government and with a new setup in all the 4 provinces and the federal government. ये मैं आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को मालूम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो हतमी तौर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मगर उसके लिए होगा वैसे वो ये जो 2 महीने एक्स्ट्रा है 90 दिन से बियॉन्ड, इसके लिए भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चैलेंज होगा और चीफ जस्टिस बन गए होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो बाय द बुक चलते हैं। हम ख्याल जो जजेस थे उन पर तो आपका एतराज़ रहा, मगर फाइज ईसा साहब हों, जैसे मंसूर अली शाह साहब हों, जैसे याया अफरीदी साहब हों, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब हों, जैसे मंदू खेल हों, ये बाय द अतर मिनल्लाह हों, ये बाय द बुक चलने वाले लोग हैं। ये एक्स्ट्रा 60 दिन की स्पेस आपको इस जुडिशरी से निकालनी पड़ेगी। ये बड़े काबिल एहतराम जजेस हैं जिनका आपने नाम लिया है, कुछ थोड़ी बहुत ही नेक नामी है इस वक्त हमारी सुपीरियर जुडिशरी की, वो इन लोगों की बदौलत है। उसका सारा जो है बोझ इन्होंने उठाया हुआ है। बाकी लोग तो जिस किस्म का बोझ उठा रहे हैं वो तो मैं ना ही कहूँ तो क्या ऐड करना है। बड़े अच्छे नाम लिए हैं और आपने बिल्कुल सही उनको डिफाइन किया है इन लोगों को। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई कन्फ्रंटेशन हो जुडिशरी के साथ जो है। सितंबर तक तो है ही, ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन चल रही है, वो उसका टेम्परेचर जो है नीचे आ ही नहीं रहा। लेकिन इसके बाद जो जुडिशरी होगी, मैं आपके साथ ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ एज ए बड़ा बेसिक किस्म का पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, कि मुल्क की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसमें ये 4-5 जो अदारे हैं, मैं बार बार ये टीवी पे भी कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, असेंबली में भी कहता रहा हूँ कि ये जो है जॉइंट एफर्ट होना पड़ेगा जिसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए 2670 अरब रुपए के इस वक्त जुडिशरी के पास सिर्फ एफबीआर के केसेस हैं। 21 अरब रुपए का एक, $700 मिलियन का एक, 70 अरब रुपए का एक, ये केसेस हैं जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में और दूसरे कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। मैं आपको इंडस्ट्री का नाम बाद में बता दूंगा। बाबरा जुडिशरी में मैं हाई कोर्ट का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जुडिशरी में पेंडिंग है। इस सूरत हाल में जब तक जुडिशरी नहीं जो है ऑन बोर्ड नहीं होगी, ये पैसे सारे रिलीज नहीं होंगे जो सिस्टम में फंसे हुए हैं, हमें उसके बाद किसी IMF की जरूरत नहीं रहती। हमारा अपना सिस्टम जो है वो अनलॉक हो जाए तो ये सारे पैसे जो मैं आपको 2670 ये बता रहा हूँ,
ये जो ये सारे जुडिशरी के पास है जो जुडिशरी की मुदाखलत से बहुत सारे मुआशी मामलात भी ख़राब हुए हैं, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर आपने कहा कि मौजूदा के साथ तो मामला ठीक हो ही नहीं रहा और इन्हें मिड सितंबर में चले जाना है। और आप ही ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ज़ाहिर है हमें ख़तरा है, हम नहीं चाहते हमारा लीडर इनके रहमो करम पर हो और वो आए। तो फिर वो कब आएंगे? अगर जनवरी के शुरू में आप इंतखाबात देख रहे हैं 2024 में, तो वो कब आएंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए, मेरा अंदाज़ा है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा, मेरा अंदाज़ा है कि मियाँ साहब को जो है मैं एज इज़ वर्कर, उनके वर्कर की हैसियत से जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्पेकुलेशन जो मैं कर सकता हूँ, उनको सितंबर में आ जाना चाहिए उनको, मियाँ साहब को पाकिस्तान। सब और एक और मामला हुआ था 2018 में भी है, कैंपेन स्टार्ट हो गई है, उनका कैंपेन में जो है बड़ा मेजर रोल होगा, बल्कि पिवटल रोल होगा, तो उनका यहाँ आना जो है ज़रूरी है। और जो कानूनी उसमें हम्स हैं या रुकावटें जो हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और दूसरा, 2018 से पहले हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर बेटी समेत जेल में डाला गया, पूरी एक इलेक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस था। अब अगर इमरान खान साहब को डाला गया है, मगर तोशाखाना में 3 साल की सज़ा है, वो अगर सस्पेंड हो जाती है तो वो बाहर होंगे, कैंपेन कर रहे होंगे। आप समझते हैं कि ज़रा, क्योंकि उस वक्त आला अदलिया खुद एक बाकायदा पार्टी बनी हुई थी, इन्वॉल्व थी सारे के सारे प्रोसेस में, इस दफ़ा आपको वो तवक्को कर रहे हैं कि हो पाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब बाहर होंगे और कंटेस्ट कर रहे होंगे, तो नवाज शरीफ साहब वापस आके उनका मुकाबला कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा बहुत उनका एक मॉरल एज था, जो भी लोग समझते थे उनके फॉलोअर्स, मैं तो नहीं समझता था, मैं तो 2012 से उनको कह रहा हूँ कि ये खैरात के पैसे खाता है, तो ये मैं, लेकिन जो भी लोगों की नज़रों में जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी फॉलोइंग आज भी एक बड़ी तादाद है उनके फॉलोअर्स की जो है, उनकी नज़रों में अगर उनका कोई मकाम है, तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, चंद महीनों के अंदर जो है उसमें ज़रूर जो है वो जो है क्या जवाल आएगा वो सारी चीज़, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कुछ तो मिलिटेंट वोट होते हैं जो बिल्कुल आपका लीडर जो है गलत काम भी करे, सही काम भी हो, आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह ट्रंप जो है 54% इस वक्त भी रिपब्लिकन वोट उसके साथ है, डिस्पाइट एवरीथिंग, यू नो। तो वहाँ पे तो इंसाफ के ऊपर कोई सवालिया निशान भी नहीं है, यहाँ पे तो इंसाफ पे, तफ्तीश पे, पकड़ दकड़ पे, सब पे सवालिया निशान है हमारे मुल्क के अंदर, तो वहाँ भी लोग खड़े हैं। तो अगर यहाँ भी लोग खड़े हैं तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये डिल्यूट होगी ये चीज जो है। मगर ख्वाजा साहब, इतनी ज़ाहिर इलेक्शन में तो बहुत अकेला ये केस तो नहीं है, और भी केस तो चल रहे हैं ना उनके खिलाफ। सो एग्जैक्टली आपकी तवक्को यह है कि अगर इस केस में उन्हें जमानत मिल भी जाती है तो अगले केसेस में वो अरेस्टेड रहेंगे, इस तरीके से आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, वो बाहर होंगे, इस सूरत में नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये जो आपने जो बात कही है, मैं उसका जवाब दिया है कि अगर ये जमानत हो जाती है तो फिर वो कैंपेन कर सकेंगे, जो भी आपने अभी चंद लम्हे पहले कहा है। मैंने उसके जवाब में कहा है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। जो ये अभी तो खासा जो जुडिशल सफ़र है या जो और मामलात हैं वो तय करने हैं उन्होंने इस सिलसिले के अंदर। ये तो तोशाखाना एक केस है ना, और भी केसेस मौजूद हैं उनके खिलाफ। जो है कादर ट्रस्ट का केस है, वो भी बड़ा पोटेंट केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला। उसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस है और बेशुमार केसेस हैं। और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ हो सकता है कि और भी अनअर्थ हो जाए केसेस जो है, जो उन्होंने जो है वो की हुई है, बंगलिंग की हुई है या मारदाड़ की हुई है। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, आखिर होने क्या जा रहा है, अंदर की बात क्या है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। आगे क्या होने जा रहा है, मामला कहाँ रुका हुआ है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साहब तज़किया सलीम साफ़ी साहब और शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़ाहिर नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, नए नए नाम सामने आते रहे। असल में जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि फ़ैसला लंदन ने करना है और उन्हें ही पता है, बात यह है, या फिर फैसला जिन्होंने करना है उन्हें ही पता है और ये हुकूमत आखिर तक रेजिस्ट करती रही, इसलिए नाम फाइनल नहीं हुआ और बता नहीं पाई। अब डॉक्टर हफीज़ शेख और उन लोगों के नाम आ रहे हैं जो ज़ाहिर है इस हुकूमत की मर्ज़ी के नाम तो नहीं लगते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब को ख्वाब में भी लंदन नज़र आता है, लेकिन ये जो फ़ैसला है मेरी इतलात के मुताबिक इस मामले पे नवाज शरीफ साहब ने अब इख्तियार शहबाज शरीफ साहब को दे दिया है और शायद शहबाज शरीफ साहब
इसमें अपने इख्तियार को आगे मुंतकिल कर दें। तो मामला तो कुछ इस तरह नज़र आता है। शुरू में एक ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की इसहाक डार साहब की, लेकिन अब तो उनका चैप्टर तकरीबन क्लोज़ हो चुका है और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। जो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को अब हर हिदायत ज़ाहिरी बात है अटक जेल से आती रहेगी, हर फैसला अटक जेल से आता रहेगा, तो मुस्लिम लीग नून में ये हकीकत है कि असल अथॉरिटी वो बयान नवाज शरीफ साहब ही की है, लेकिन उनका मेरी मालूमात के मुताबिक शहबाज शरीफ को हिदायत यही है कि इस मामले पे उन्होंने किसी इदारे से या इत्तेहादियों से ज़्यादा तनाज़ा नहीं लेना है। शाद इकबाल साहब, आप कहिएगा, आपको लग रहा है कि ये सब एक डिक्टेशन के तहत हो रहा है, इसलिए आखिर तक कोई ना कोई अपना नाम एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, या वैसे ही सीक्रेट रखा हुआ है हुकूमत ने? बहुत शुक्रिया शाहजेब, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये सोली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का है, क्योंकि जो केयर टेकर फैसले से पहले जो इलेक्शन अब वक्त पे नहीं होंगे, CCI ने अप्रूव कर दिया है सेंसस का मामला। जब ये मामला हुकूमत के सोली इख्तियार में नहीं था तो फिर केयर टेकर जो एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर अब होगा, क्योंकि वो तजावुज़ कर सकता है 90 दिन से और जा सकता है तकरीबन 5-6 महीने तक, तो वो फैसला हुकूमत का अपना कैसे हो सकता है। आप खुद देख लीजिए कितनी पोजीशंस हुकूमत ने इस मामले पे बदली हैं। पहले कहते थे पुराने सेंसस के जरिए होंगे और कहते थे नोटिफाई नहीं करेंगे, फिर अचानक से उन्होंने कानून साजी करना शुरू की, केयर टेकर सेटअप को बाख्तियार बनाना शुरू किया और फिर अब कह दिया कि अब नए सेंसस पे इंतखाबात होंगे, क्योंकि ये फैसला सोली उनका था नहीं, उनका इरादा कुछ और था और फिर उनको मजबूरन ये फैसला अपना तब्दील करना पड़ा। इसी तरीके से जो केयर टेकर सेटअप वाला मामला है, आप देख लें कि क्या बयानात आ रहे थे। जब इसहाक डार साहब का नाम सामने आया तो वो ये कहते थे कि सियासी शख्सियत होगी, पीपल्स पार्टी ने भी आपके पोजीशन ली कि सियासी शख्सियत को ही होना चाहिए। अब जो है नून लीग ये बात कर रही है कि नहीं, कोई न्यूट्रल शख्स होना चाहिए, सियासी शख्सियत पर तो सवाल उठेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो डार साहब के होने पर कह रहे थे कि क्यों वो नहीं हो सकते, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, डार साहब न्यूट्रल नहीं है तो हम किसी टेक्नोक्रेट को भी लगा सकते हैं, किसी साबिक जज को भी लगा सकते हैं। उन्होंने उस दिन हमारे प्रोग्राम में कहा कि हफीज शेख साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा है। तो ये देखें ना आप, पोजीशन जिस तरीके से बदल रहे हैं, कभी कहते हैं कि पुराने सेंसस से होंगे, फिर पोजीशन तब्दील करके नए सेंसस की बात करते हैं, कभी कहते हैं सियासी शख्सियत होगी, फिर कहते हैं नहीं नॉन सियासी शख्सियत होगी, तो वो ज़्यादा न्यूट्रल एक सिम्बॉलिकली लगेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो टॉप लीडरशिप है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनके हाथ में ये अहम फैसले नहीं हैं, वो सोली इन फैसलों पर नहीं आके उनके इख्तियार में नहीं है कि वो डिसीजन ले लें। इसीलिए कंसल्टेशन के साथ और मुशावरत के साथ ही मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ेंगे, अपने तौर पे फैसला नहीं ले सकते वो, और इसीलिए कंफ्यूजन है इस वक्त। टॉप रैंक्स में भी आप देखें कंफ्यूजन है, किसी को कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा। और साहब जो इमरान खान साहब का मामला है, अब हमने देखा कि 2018 की जो मैनेजमेंट थी उसमें तो आला अदलिया खुद इन्वॉल्व थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज लगाया हुआ, नीचे की अदलिया को बाकायदा मैसेजिंग हुई। अब आपको लगता है कि वो मैनेजमेंट हो सकती है इमरान खान साहब के केस में? क्योंकि अगर इंतखाबात 120 दिन बाद तक चले जाते हैं तो उन्हें इतनी देर तक जेल में रखना तो बड़ा मुश्किल होगा इस तोशाखाना के केस में। आपके ख्याल में ये मैनेजमेंट हो पाएगी? इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकेगा इस सारे के सारे, अगर वो उस तरीके से मैनेजमेंट का इरादा है जो 2018 में हुई? नहीं शाहज़ीब, एक तो मेरे ख्याल में जुडिशरी की तरफ से उस लेवल की ज़्यादती इमरान खान साहब के साथ न हुई है, ना हो सकती है जितनी कि नून लीग के साथ हुई थी, या और फिर खुसूसन उनकी जिस सूरत से फ़ैसले करवाए गए थे, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जज इसलिए लगाया गया था कि वो उसमें सूरत लाए। यहाँ जो इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हैं, आप अगर देखें तो उसके अगर फ़ैसले नहीं हो पा रहे हैं या वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं तो वो आला अदलिया की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मामला उलट है। लेकिन जो जहाँ तक मुक़्तदिर हलकों की तरफ से सलूक का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख़्याल में ये मामला अब क्लियर है कि जो PTI है उसके साथ वही सलूक होगा जो 2018 के सिलेक्शन या इलेक्शन से पहले नून लीग के साथ होता रहा, और नून लीग के साथ वही सलूक होगा जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले या PTI के साथ वो होता रहा। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये हम इसको तोशाखाना केस कहते हैं जिसमें अभी वो कन्विक्ट हुए हैं, लेकिन असल तोशाखाना केस ये नहीं है।
ये तो उसका एक जुज़ था एसेट डिक्लेरेशन का, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उठाया हुआ था। असल तोशाखाना केस उनके ख़िलाफ़ अब नैब में चलेगा और उसमें वो मामला इससे कई गुना ज़्यादा संगीन है और अब उसमें नए नए इंकशाफात हुए हैं। मसलन एक सोने के क्लाशनकोव के मुकम्मल गायब होने का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह काज़ाकिस्तान के सदर की दी हुई एक लिथियम की पिस्टल की वो मुकम्मल गायब है। फिर आज मैंने ट्वीट भी किया है कि खाना काबा के से मुतसिल जो माल है वहाँ पे एक सऊदी अमीर ने उनको गड़ी दी थी और कुछ और चीज़ें भी थी, उनकी अहलिया को दी थी, तो वो चीज़ें सिरे से वहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है। तो एक तो शखाना का केस है, दूसरा अलकादर ट्रस्ट का केस है, तीसरा ख़ुद इस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत का केस है 22 मई को जो कुछ हुआ था, और फिर पार्टी फंडिंग केस है। तो कई मजबूत केसेस हैं और फिर सबसे बड़ा साइफर का और 9 मई का केस है। तो मेरे ख़्याल में अब वो सारे केसेस जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ चलाए जाएंगे और अगर उनको अब ऊपर से सहूलतकारी है तो वो भी शायद मिड सितंबर में ख़त्म हो जाए और फिर वो केसेस रूटीन के मुताबिक मातहत अदलिया में चलेंगे। शाहिद साहब आप कहिएगा, ज़रा एक 9 मई का एक्सपीरियंस था, उससे पहले तरीके से आप कहती भी थी कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके दिखाएं। 9 मई में एक रिएक्शन आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेप इन किया, इमरान खान साहब बरी हो गए। अब जबकि रिहा हो गए, अब जो मामला है उसके बाद इस दफ़ा गिरफ्तार हुए, कोई रिएक्शन नहीं है। ज़ाहिर एक मैसिव क्रैकडाउन उसका बैकग्राउंड है उनकी पार्टी के ऊपर। आपको लगता है कि अगर इस केस में वो छूट गए तो अभी एक सिलसिला है जो उन्हें इलेक्शन ना लड़ने देने तक जारी रहेगा, या बड़ा मुश्किल होगा इस सारे के सारे मामले को उस तरह मैनेज करना जिस तरह 2018 में हुआ था? अच्छा, एक तो शाहजेब, ये तो हम पिछले काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि 2018 से पहले तहरीक इंसाफ के गुब्बारे में जिस तरीके से हवा भरी गई, उस हवा को निकालना है, पार्टी को डिसमेंटल करना है, और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद। लेकिन जो सलीम साफ़ी साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है। सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि 2018 में जो सहूलतकारी भी हुई तहरीक इंसाफ की, अब उसी किस्म की शायद सहूलतकारी नून लीग की होने जा रही है। यानी कि जो हम एक सवाल उठाते थे कि क्या अब एस्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई है, इस बात से तो लगता है कि वो अभी तक ए पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो डिसमेंटलिंग वाला मामला है वो चले जारी रखेंगे आप, लेकिन दूसरी तरफ से क्या नून लीग की फैसिलिटेशन भी उसी तरीके से होगी? तो यानी कि हमने माजी से कुछ सीखा नहीं है और फिर हम इसी एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। होना तो यही चाहिए कि जो भी इलेक्शंस हो वो फ्री एंड फेयर हो और जो प्री इलेक्शन का प्रोसेस हो वो भी फ्री एंड फेयर हो। दूसरा जो तोशाखाना वाला मामला है, देखें इसमें जितने भी आप बात करेंगे लीगल एक्सपर्ट से वो ये कहेंगे क्योंकि सज़ा 3 साल से कम की है तो लिहाजा जो सेंटेंस सस्पेंड वाला होता है वो मामला तो बआसानी हो जाता है, बेल मिल जाती है, सेंटेंस सस्पेंड हो जाता है। हाँ, जो कन्विक्शन है वो अपनी जगह पे मौजूद रहती है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि कन्विक्टेड है और उनका मामला जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स में चलता रहेगा। और गालिबन कल आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही थी कि 10-12 दिन में उनको बेल मिल जाएगी क्योंकि उनकी सज़ा कम है। जो नवाज शरीफ की सज़ा थी, मरीम नवाज साहिबा की सज़ा थी, वो ज़्यादा थी। नवाज शरीफ साहब की तो 10 साल की सज़ा थी, वहाँ पर फिर जो कन्विक्टेड लोग होते हैं उनको ये रियायत नहीं मिलती, यहाँ पर इमरान खान साहब को मिल जाएगी। लेकिन जो आप बात करें वो बड़ी अहम है, क्या अगर उनको बेल मिल जाती है, उनका सेंटेंस यानी उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है, तो क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुमकिन है कि फिर किसी और केस में उनको उठा लिया जाए, वो कोई भी केस हो सकता है, साइफर का मामला हो सकता है, फॉरेन फंडिंग का मामला हो सकता है, या जो दीगर केसेस उनके ऊपर अलकादर ट्रस्ट का चल रहा है हो सकता है उसी में नैब दोबारा उनको अरेस्ट कर ले। तो मुझे तो ये लगता है, और इसकी वजह ये है क्योंकि देखें ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी कि सिर्फ नाअहल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, उनके राब्ते जो है वो मुनक़ता होने चाहिए उनकी पार्टी से, उनकी पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे वर्कर्स से, तभी जो है मामला सेटल हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे भी आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब जेल में जा चुके थे, मरीम नवाज साहब जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता बाहर थे, तो इस दफ़ा भी बज़ाहिर तो यही लगता है कि प्लान यही है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हो, जिस वक्त इलेक्शन का मामला हो, उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जेल में हो। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन डिले हो जाए तो हो सकता है कि इस केस में वो फिलहाल बाहर आ जाए, लेकिन फिर कोई और मुकदमा बने जिसमें उनको उस वक्त जो है वो अंदर कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया तज़िया, आपने सुना। एक और अहम खबर है, उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, आप ध्यान रखेंगे एक बार के बाद। 14 साला बच्ची रिजवाना के तशद्दुद केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां एक तरफ सिविल जज की अहलिया सौमिया आसिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है, तो वहीं
23 जुलाई को जब सौमिया आसिम ने इस्लामाबाद के करीबी बस अड्डे पर रिजवाना को उसकी वालदा के हवाले किया था, उस पूरे वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और इस सीसीटीवी फुटेज ने इस केस से मुताल्लिक कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। कल सिविल जज की अहलिया सौमिया आसिम के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सरगोदा तक बच्ची बिल्कुल ठीक गई थी, उसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, मुल्जिमा के खिलाफ साजिश की गई है। मगर 23 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज ने मुल्जिमा के वकील के दावे पर सवालात उठा दिए हैं। इस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 23 जुलाई की रात को 8:09 पर एक गाड़ी किसी मकाम पर रुकती है। गाड़ी की आगे की सीट का दरवाज़ा खुलता है, उस सीट पर रिजवाना स्कार्फ पहने हुए नजर आती है और फिर वो अपने पैर गाड़ी से बाहर निकालकर ज़मीन पर रखती है और देखा जा सकता है कि उसे गाड़ी से निकलने में दुश्वारी हो रही है। फिर एक खातून गाड़ी के पास आती हैं जो बज़ाहिर रिजवाना की वालदा हैं। वो रिजवाना को लेकर गाड़ी के पिछले हिस्से में किसी खातून से बात करती हैं और फिर वो खातून बात करते करते गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। गाड़ी आगे निकल जाती है, जिसके बाद रिजवाना की वालदा उसे लेकर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन देखा जा सकता है कि रिजवाना को चलने में दुश्वारी हो रही है और वो लंगड़ा कर चलती हैं। जिसके बाद बस अड्डे की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें रिजवाना एक बेंच पर लेटी हुई नजर आती हैं। फिर एक और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रिजवाना एक बेंच पर बैठी हैं, सामने एक लाल रंग की बस है और एक शख्स रिजवाना को गोद में उठाकर बस में पहुंचाता है और इस दौरान रिजवाना की वालदा को सदमे में भी देखा जा सकता है। यानी पूरी सीसीटीवी फुटेज से वाज़ेह है कि जब रिजवाना को वालिदैन के हवाले किया गया तो उसकी हालत गैर थी, वो ज़ख्मी थी, इसे चलने में भी दुश्वारी का सामना था। लेकिन कल जज की अहलिया सौमिया आसिम के वकील ने अदालत को बताया था कि बच्ची सरगोदा तक बिल्कुल ठीक गई थी, मगर उनका ये दावा सीसीटीवी फुटेज से बज़ाहिर गलत साबित हो रहा है। दूसरी तरफ आज सिविल जज की अहलिया को मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने सवाल किया कि सौमिया आसिम का जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। तो तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि सौमिया आसिम से तफ्तीश करनी है, कल ही जमानत खारिज हुई है। जिस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि औरत का जिस्मानी रिमांड किस कानून के तहत दिया जाता है। कत्ल, डकैती और ख़तरनाक जराइम में औरत का जिस्मानी रिमांड मिलता है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि घिनौने जराइम पर औरत का जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। जिस पर मजिस्ट्रेट ने सवाल किया कि क्या बच्ची रिजवाना की हालत अब ठीक है, कैसी है वो। तो सौमिया आसिम की बहन ने जवाब दिया कि बहुत बेहतर हालत है, आईसीयू से निकाल लिया गया है। इस मौके पर मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो खातून ने जवाब दिया कि मैं मुल्जिमा सौमिया आसिम की बहन हूँ। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जिस्मानी रिमांड तो सौमिया आसिम की बेहतरी के लिए है, कोई सबूत देना चाहती हैं तो सौमिया आसिम पुलिस को दे दें। बस अड्डे की वीडियो अदालत में पेश की गई है जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। जिस पर जज शाइस्ता कुंडी ने सवाल किया कि अगर वीडियोज़ ही लेनी है तो सेफ सिटी कैमरा से ले लें, जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। रसीदें वसूल करने के लिए जिस्मानी रिमांड तो नहीं ले सकते। मीडिया पर खबर चलना शुरू हो गई तो जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया जा सकता, सौमिया आसिम मेरे सामने आए। जिसके बाद मुल्जिम सौमिया आसिम रोस्ट्रम पर आ गई और उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि मैं हर तरह की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। मुझे रात को शामिल तफ्तीश किया गया, मुझे रात 11:30 बजे तक दिमागी टॉर्चर किया गया। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मुझे किसी घर लेकर गए हैं, कैमरे लगे हैं, फुटेजेस निकलवा लें। मुझे वुमेन स्टेशन रात 12 बजे लेकर गए। मैं हर तरह का ताउन करने को तैयार हूँ, मेरे साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए, मेरी भी औलाद है। मीडिया पर बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं, जिस पर जज ने उनसे सवाल किया कि आपके घर तो बच्ची काम करती थी ना। तो सौमिया आसिम ने जवाब दिया कि मुझसे गलती हुई, जब वो मट्टी खाती थी तो उसे वापस उसके घर भेज देना चाहिए था। मैंने तमाम दस्तावेजात मुहैया किए हैं, कुछ नहीं छुपाऊंगी। इस मौके पर सौमिया आसिम कमरा अदालत में रोने लगी और उन्होंने कहा कि मेरा जितना मीडिया ट्रायल हुआ है मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद जज ने सौमिया आसिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया और उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साथ ही सौमिया आसिम के वकील ने मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमे में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुबालगा राय पर मबनी है। बच्ची रिजवाना वालिदैन की इजाज़त से सौमिया आसिम के घर रिहाइश पजीर थी। रिजवाना के साथ रवैया ऐसा ही था जैसा अपने बच्चों के साथ था। मुकदमे में हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। जिसके बाद इस दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करके 10 अगस्त यानी परसों दलाइल तलब कर लिए हैं। अब एक तरफ मुल्जिमा सौमिया आसिम का बयान है और उनके वकील का यह दावा है कि बच्ची सरगोदा यानी अपने घर तक बिल्कुल ठीक गई थी। लेकिन दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्ची की हवालगी के वक्त उनकी हालत गैर थी। इसके अलावा डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि बच्ची के ज़ख्म पुराने हैं और उनकी देखभाल भी नहीं की गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।